मेरे प्रिय आगंतुक, झांसी स्मार्ट सिटी के इस अनोखे प्रयास में आप सभी का स्वागत है। ये स्थान हमारे ब्रह्मांड के कई चमत्कारों को आपके सामने लाने के लिए हम सबका एक प्रयत्न है। आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड की दुनिया के कई सारे खिलाड़ी कैसे अपनी अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं। मुझे फोनेटिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन टेबल अर्थात ज्या सारणी तथा और भी बहुत कुछ। जहां कई महान दार्शनिक विज्ञानदाता रह चुके हैं, जिनके योगदान में प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 23 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार जारी है। इसने पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाशगंगा में सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ है।
अर्थात प्लैंक युग के नाम से जाना जाता है। समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक प्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है, जो लगभग 43 की घात 10 सेकेंड है। प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं हिलती, बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक ही बदल गया। ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है, और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिह्नित किया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। Vô hỏi. दुनिया चांद पर कदम जमा चुकी थी, तब भारत आसमान को करीब से झांकने की तैयारी में जुटा। इस सपने को साकार करने के लिए तब महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर हम तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के कारतूस से बैलगाड़ी और साइकिल तक से खोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए हैं। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। तो महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए।
भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2013 में की, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। 2017 में भी एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब इसरो ने फरवरी महीने में एक ही मिशन पर 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कीर्तिमान रख दिया। फिर 2019 में इसरो ने दूसरा मून मिशन चंद्रयान भेजा और आखिरकार 23 अगस्त 2023 को चांद पर कदम रख नया इतिहास रच डाला। भारत आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अग्रणी देश बन चुका है और इसका श्रेय जाता है इसरो को। इसके बावजूद इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपणों और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम थमे नहीं। इसरो का सफर जारी है। इसरो की सफलता को सलाम। हासिल करने के लिए विकसित हुआ। गजब लागत है इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में है कि जहां तक हम जानते हैं, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए हैं। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और पनपती रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाई दिए। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मेटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर्स थे। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स, अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करती है। ये हमारे ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड न होती, तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति है, जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हवा, तापमान, टूटती लहरें, गहराई की रूपरेखा और तटरेखाएं, साथ ही अन्य धाराओं की दिशा और ताकत के साथ इसका इंटरैक्शन शामिल है।
ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से वे यात्रा करती हैं। धरती माँ ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते रहे, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद करता है बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है, जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वाभाविक है, जिससे दंगे, युद्ध और अंततः संपूर्ण विनाश होगा। अभी भी समय है, जाग जाए। ये हमारा एकमात्र घर है। धरती माँ ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा कर सुनिश्चित करें कि हम इस ग्रह को और भी अधिक सचेत बनाएंगे।